औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 16 अगस्त 2020 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम से आज हम अपने पढ़ाई के तसलसल को आगे बढ़ा रहे हैं। शुरू करने से पहले दर्स तो आप लोगों की कुछ तजावीज़ थी अक्सरियत की, उसको मद्देनज़र रखा, जिनमें दो चीज़ों की ज़्यादा पजीराई की गई। उनमें प्रपोजिशंस अलॉन्ग विद जजमेंट रीडिंग और दूसरा एपिटाइज़र वाला नॉलेज हंगर। ये चीज़ें हमारे तकरीबन दर्स में शामिल होंगी और अदब से गुजारिश की थी कि अब आप लोगों ने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के ख़ास करम से अपेयर होना है सिविल जज का इम्तिहान या दीगर इम्तिहानात में। बेटा एज ए होल अपने हिसाब से आप लोग तैयारी करें। ये तो एक बहाना है इकट्ठे होने का, टाइमिंग का, ताकि आप लोगों को ऐसा ऐसा पाकिस्तान पिनल कोड की समझ भी आ जाए, जजमेंट रीडिंग भी आ जाए, प्रपोजिशन को हल करने का तरीका भी आ जाए और साथ साथ इल्मी रूहानी ज़रूरियात भी पूरी होती जाएं। तो वैसे दिल कर रहा था कोई बात बताने का, छोटा सा आज 2-3 वाक़यात बयान करूंगा, लेकिन इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ जाएंगे। एक पाकिस्तान के एक अल्लाह के नेक इंसान हैं, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिटायर हुए। उनसे पूछा गया, जैसे अक्सर आप लोगों की भी ख्वाहिश होती है किसी अजीम हस्ती से मिलते हैं, उनकी कामयाबी नाकामी लाइफ हिस्ट्री पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। उनसे पूछा गया कि सर आप पहले जज हाई कोर्ट बने, उसके बाद जज सुप्रीम कोर्ट बने, कोई ऐसी आप में सिफात जो अल्लाह को पसंद आई हो और बतौर काबिलियत आपका मेयार। उन्होंने पहला जवाब ये दिया कि बेटा मुझे एक याद है बात और मेरा इस पर यकीन है कि बतौर जज हाई कोर्ट मैं क्यों बना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ में कौन सी खूबी पसंद की थी। बकौल उनके कहते थे कि उनके वाले साहब अलील थे, इंतहाई अलील थे। तो उन जज साहब ने अपने वाले साहब की खिदमत ऐसे की जैसे उनकी वालदा को खिदमत करनी चाहिए थी अपने घर वाले की। तो इन्होंने बेटे की तरह भी खिदमत की और उनकी बीवी बनकर भी खिदमत की। बाप बेटे का ताल्लुक, अगर माँ इस दुनिया से चली जाए, बाप बीमार है, तो बेटा किस तरह खिदमत करे, जिस तरह माँ ने बेटे की बचपन में खिदमत की होती है। बेटा वो कहते थे कि साल या 2 साल जितना भी अरसा था, वो अदालत नहीं गए, अपना पूरा कैरियर, अपना पूरा काम साइड पे रख दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझसे ज़्यादा, मेरे लिए ज़्यादा अहम काम मेरे बाप की खिदमत से बढ़कर कोई नहीं है। खिदमत की। जैसे फरमाते थे कि एक तो ये था कि मैं सिलेक्ट हुआ, फिर वैसे उनसे ज़रा गपशप शुरू हुई कि आप बतौर वकील कैसे कैलिबर के थे। कहते अल्लाह का मुझ पर बहुत करम था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, केसेस भी थे, लेकिन एक पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील हैं, उनका मैं शागिर्द भी था। तो हुआ ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रिंसिपल कोर्ट इस्लामाबाद, कहते केस लगा था, तो मेरे उस्ताद साहब ने, अजीम उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कह दिया कि बेटा आप बहस कराना। मैंने कहा ठीक है जी। कहते जब केस काल हुआ, क्लाइंट भी साथ था, तो मैं डाइस पर गया बहस के लिए। तो क्लाइंट ने मुझे मेरे कपड़े से ज़रा वो मेरी तरफ, अपनी तरफ तवज्जो मबजूल की मेरी। मुझे कहता है कि मैंने फ़ीस आपके उस्ताद साहब को दिया है, आपको नहीं दी, तो बहस भी वही करेंगे। कहते उस दिन ना मुझे ज़रा एहसास हुआ
कि क्लाइंट की ये नेचर होती है। फिर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा था ना हर चीज़, हर बात। बेटा कुछ खुफिया राज होते हैं, आप उन्हें रूहानियत कह सकते हैं, तसव्वुफ़ कह सकते हैं, लेकिन ऐन शरीयत हों, ऐन कुरान पाक के मुताबिक हों, अमल भी साथ हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को बड़ा रंग लाता है, बड़ी दुआएँ होती हैं। तो इसी के साथ ये आज हमारा मौजू है बोलता कानून, स्पीकिंग लॉ, कि पाकिस्तान का कानून जो हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहते हैं, आज आपको इंशाअल्लाह ताला बोलता नज़र आएगा। तो एपिटाइज़र, इल्म की भूख कैसे बढ़ाएं, रीज़न क्या होनी चाहिए? बेटा मैं मिसाल दे रहा हूँ, रात को आप सोए हैं, तो आखिर कौन सी रीज़न है जिसने आपको फ़ौरन उठा दिया? आप मुसल्ला इबादत पर खड़े हो गए, नमाज शब अदा की, या पढ़ाई की तरफ चले आए। बेटा जो भी प्रायोरिटी है आपकी, कोई मसला नहीं है। आखिर कौन सी वजह है जिसने आपको उठा दिया? आजकल जैसे आप लोग कर रहे हैं अक्सर, कि अपना सब कुछ ज़िंदगी का दांव पर लगाया हुआ है। ऐसे कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक स्पोर्ट्समैन की मिसाल दी थी, गन शूटिंग के, पिस्टल वगैरह से फायर करना, निशाने सही लगाना, वर्ल्ड चैंपियन बना था। अब देखो बेटा उसके पास रीज़न 100% थी कि उसका जो दोस्त था फायर करने वाला, वो कट गया था। पूरा ज़माना दुनिया उसकी हमदर्दी के में उसके साथ थी कि आपके साथ, बस नसीब आपका ऐसा था और वो बंदा ये काम ना करता। मसलन कि जब वो वर्ल्ड चैंपियन बना तो उसके पास जस्टिफिकेशन 100% थी, रीज़न के शूटिंग ना करने वाला। लेकिन कौन सा शौक था जिसने उसे वर्ल्ड चैंपियन बना दिया? बेटा अल्लाह की ज़ात जिन्हें शोहरत देती है ना, आप लोगों का इंग्लिश का मजमून ही है ऑफ स्टडीज़ का, उसमें भी जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उस पर मेरा लेक्चर भी है, आप लोग देख लेंगे। बेटा जो इल्म आपने पढ़ा है ना, उसको यूटिलाइज करें, उसको प्रैक्टिकल में लेके आएँ, फिर आप माशरे के बेहतरीन अफराद हैं। जो भी हुनर है आपका, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि मुफीद इंसान कौन होता है, बेहतरीन इंसान? तो आपने फरमाया कि मुफीद इस सेंस में कि किसी की कदर और अहमियत का अंदाज़ा किसी इंसान की कैसे लगाया जा सकता है, कि इसकी कदर या अहमियत कितनी है? तो आपने जवाब दिया कि वो जितना आप अपने काम में माहिर है, वही उसकी कदर व अहमियत है। ये ना पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए अल्फाज ये लागू हैं। हमेशा कामयाब ताजिर, दुकानदार, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कैसे कदर कीमत आप उसकी देखें, उसी हिसाब से वो यूजफुल पर्सन होगा उस सोसाइटी का। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो यूजफुल होता है ना, वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नाम पैदा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हर चीज़ इस दुनिया में भी दे देता है, जो प्रैक्टिकल उसको लेके आते हैं। मंशा आपका पैसा ना हो, पैसा भी कमाना इस्लाम में हलाल है। जो अच्छा पैसे वाला मुसलमान है, वो बेहतर दीन इस्लाम की खिदमत कर सकता है। बेटा ये उसका स्पोर्ट्समैन का रीज़न बताया था, फिर वैसे छोटी सी बात याद आ गई। मैंने ये कई जगह पर ये बात पढ़ी है जो आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वक्त दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भी है क्रिकेट मैच। बेटा ये पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट था क्रिकेट का। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी है भारत का, ये अभी नया नया आया था क्रिकेट में, उम्र थोड़ी थी, शायद 16-17 साल या इसके लगभग होगी। ऐसे समझे नया बच्चा था जो क्रिकेट में आया। और जो हमारे पाकिस्तानी थे, वकार यूनिस और वसीम अकरम वगैरह, इन दोनों में से शायद कोई एक था। ये उससे ज़रा सीनियर भी थे और बॉलिंग में कमाल था। तो मैच की सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि इंडिया का 100% इम्कान था कि इंडिया टेस्ट हार जाएगा। बॉलिंग हो रही थी तो सचिन तेंदुलकर को बॉल लग गई, सर पर, चेहरे पर इंजरी हो गई, चेहरे पर लगी, शायद नाक वगैरह पर। अब इंजरी काफ़ी ज़्यादा थी, ब्लीडिंग काफ़ी शुरू हो गई।
डॉक्टर इकट्ठे हो गए, मैच रुक गया। तो अब उसके पास, तेंदुलकर के पास रीजन 100% थी वापस जाने की पवेलियन। क्या कि जी जख्मी हो गया है 100%। लेकिन इसने फैसला ये नहीं किया। डॉक्टर ने पट्टी वगैरह कर दी, कहता है जी मैंने खेलना है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट थी, ह्यूमन राइट्स भी हैं, और भी काफ़ी वजूहात होती हैं कि कब खिलाड़ी को खिलाया जाए, कब ना खिलाया जाए। कोच होता है, सिलेक्टर होता है। सब लोग कह रहे थे कि नहीं, आप वापस चले जाओ, कोई नहीं। तो इसके ये अल्फाज थे जैसे इंडियन आप लोगों ने कभी सुने होंगे, डायलॉग वगैरह, अपन खेलेगा। बेटा जब ये बात सचिन तेंदुलकर ने की, मैच शुरू हो गया, तो फिर इसका खौफ तो जो खत्म होना था हो गया। फिर उस जज्बे में, कहते हैं ना कि जो जख्मी शेर है उसे नहीं छेड़ना चाहिए, तो वही मचाता है वो। फिर इसने कमाल बैटिंग की। उस बैटिंग से इंडिया को ये फायदा हुआ कि इंडिया मैच नहीं हारा। फॉलो ऑन लफ्ज कहते हैं या पता नहीं, कि बराबर की शायद डेफिनेशन में आता है, जो क्रिकेट की अपनी टर्मिनोलॉजी है। बेटा फिर वहीं उसी वक्त कहा गया कि लेजेंड, हीरो जब पैदा होता है ना, वो पैदाइशी होता है। लेकिन बेटा इस पर हालात व वाकयात हैं, पूरी दुनिया की तारीख गवाह है। आप में से कुछ लोगों का कैरियर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जैसे भटके हुए। अक्सर मैं दोस्तों से मिसाल देता हूँ कि एक हमारे ऑनरेबल जज हैं आजकल, लाहौर हाई कोर्ट के हैं। वो ये अक्सर जज की शान में बयान करते हैं कि कख थे तो कख से लख बना दिया। हमारा सिविल जज क्लास 3 से लेकर ऊपर आप जाते जाएं, माशरे में कोई हैसियत नहीं थी पहले। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, लॉ में शायद इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, या कुछ ऐसे हैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह में टॉप क्लास हैं, लॉ में टॉप क्लास हैं। लेकिन बेटा जब जज्बा पैदा हो जाता है ना, हिम्मत पैदा हो जाती है। कई लोग टॉपर देखे हैं। इंटरव्यू में इतना आपका मैटर नहीं करता एकेडमिक कैरियर, बस पास कर दिया है कर दिया है। उसके बाद आपकी अपनी सलाहियत है किस तरीके से इंटरव्यू देना है। और ऐसे हमारे जानने वाले दोस्त हैं, रिटन टेस्ट में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप 5 पर थे, लेकिन पर्सनैलिटी, स्पीकिंग, लॉ, इंटरप्रिटेशन वो कमाल नहीं था। हाँ, क्या कहते हैं, अल्लाह आप लोग को भला करे, रिटर्न में। तो इंटरव्यू का एक अपना क्राइटेरिया है, उसका एक अपना क्राइटेरिया है। बेटा ये हैं रीजंस जिनके ताबे आपने आगे चलना है। तो मौजू हमारा, आज हम ज़रा उसकी तरफ जाते हैं, प्रपोजिशन थोड़ी सी देख लेते हैं। उसके बाद बेटा फिर हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने आप लोगों को से वादा किया था, देखा है इंडिविजुअली तौर पर बर्ड आई व्यू से। यकीन करें कि जब मैंने कुछ जवाब बिल्कुल दुरुस्त देखे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जवाब अब बता रहा हूँ, तो आप लोग ज़रा टैली कर दीजिएगा। बेटा यही उसमें भी लिखा था कि एक दफ़ा बोलो सही। हज़रत अली करमुल्लाह वजह क्या फरमाते हैं कि, कहते हैं ना कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। कोशिश करो ज़बान का इस्तेमाल कम करो, बा मकसद करो। लेकिन बेटा इल्म एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़जाना है, जितना बोलोगे उतना पाओगे। अब आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है, बोलना ही है ना, आदत ही है अपनानी। तो इस पर मुझे बेटा बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि माशाल्लाह आप लोगों ने कोशिश की है, सवालों के जवाबात वगैरह। अब आ जाते हैं अपने मौजू पर, स्पीकिंग लॉ, बोलता कानून। सर नईम अरशद साहब, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, करवट करवट उन्हें अल्लाह आला मकाम पर पहुंचाए। बोलते हाथ की वो मिसाल देते थे, तो वैसे मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों को बोलता कानून बता दूं।
हालांकि कहीं पढ़ा नहीं है, वो जो मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन बेटा एक अपने तौर पर एक फिक्शन है, इमेजिनेशन है, कुछ कहना चाहता हूँ। अब ये जो प्रपोजिशन है ना बेटा, जो फर्स्ट टाइम टाइम सुनेंगे ना, क्योंकि मैंने आप लोगों का, मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू भी अपने हिसाब से लिया है कि किस तरीके से आप लोगों को चलाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक मुझे तसल्ली हुई है। सॉरी, ये अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है, दवाएं भी खा रहा हूँ, लेकिन ये बोलने की आदत से बाज नहीं आ रहा। तो अल्लाह पाक रहम करे। बेटा ये बताना चाहता हूँ कि जो जो प्रपोजिशन है ना, शायद मेरे कुछ बहन भाइयों को ज़रा मुश्किल लगे, या फर्स्ट टाइम इस तरह की प्रपोजिशन इन हैंड हो। लेकिन बेटा फर्स्ट टाइम जो सुन रहे हैं, रेलिवेंट सेक्शन को ज़रा अच्छे तरीके से देख लेंगे। जिन लोगों ने माशाल्लाह अब अपेयर होना है एग्ज़ाम में, वो इस पर बार बार तवज्जो देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉ की ये स्पिरिट है। बतौर आप पुलिस अफसर, बतौर जज, बतौर वकील, बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बतौर लीगल इंस्पेक्टर, या जो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे लॉ में लेते हैं लोगों को, फौज अफवाज पाकिस्तान में भी जाते हैं हमारे लॉ ऑफिसर, और भी दीगर इदारों में हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हमें हमारे इंस्पेक्टर लीगल होते हैं, उनका भी बहुत हद तक होता है। डीपीओ साहब से जब जवाब अक्सर मांगा जाता है ना, हाई कोर्ट में रेट होती है, तो एक अच्छा बेहतरीन कानूनदान हो तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को बचा सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, डीपीओ साहब इंचार्ज होते हैं, कानून की बारीकियों को देखना होता है। डीपीओ साहब के पास बज़ाहिर इतना शायद वक्त नहीं होता कि वो कानून की बारीकियों को भी, अक्सर उनके फिर असिस्टेंट्स होते हैं, इंस्पेक्टर लीगल टाइप के लोग, एसपी साहब होते हैं हमारे लीगल, ये ज़रा बेहतर लॉ अंडरस्टैंडिंग में होते हैं। बेटा प्रपोजिशन की ना एक कहानी टाइप आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक कहानी की शक्ल में है आप लोगों की प्रपोजिशन। एक सच्चा वाकया है बेटा, ये वाकया है सूबा पिशावर केपी के जिसे हम कहते हैं, वहाँ का, वहाँ के किसी ज़िले के थाने का, इलाके को। आप जजमेंट में भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। बेटा कहानी कुछ यूं है कि इजाज साहब हैं तफ्तीशी अफसर किसी थाने के, इनको इतला मिली, अमूमी तौर पर 15 कहते हैं बेटा, 15 एक, ये दो हैं मैथमेटिक के ना, वो आप उन्हें लेटर कह सकते हैं, वो नंबर, सॉरी, 15 पे कॉल की जाती है, पूरे पाकिस्तान में निज़ाम है, तो फौरन उस थाने को इतला जाती है, फिर आईजी ऑफिस तक भी उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। तो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन में 15 के अक्सर लोग कॉल करते हैं कि ये वकूआ हो गया है, पुलिस फौरन पहुंचे। इजाज साहब तैनात थे, तफ्तीशी अफसर साहब, उनके जिम्मे ये बीट थी, ये इलाका जहाँ वकूआ हुआ। इजाज साहब वहाँ पहुंच गए, तफ्तीशी अफसर साहब। अब ये वहाँ जाकर क्या देखते हैं, दो अशखास हैं, सिकंदर और किश्वर, इनकी नाशें ज़मीन पर पड़ी हैं। अब नाशें तो पड़ी हैं, मौक़िफ़ कैसे सामने आया। अब जो कंप्लेनेंट बनी मुस्तगीसा इस मुकदमे में, वो बनी एक मकतूल की बीवी। वो मौके पे खड़ी थी जब इजाज साहब आ गए। अब इल्ज़ाम है मुल्ज़मान कासिम, मुनव्वर और ज़ैनुल आबिदीन पर कि ये मुसल्लह होकर आए। अब ये खातून कहती है, जो कंप्लेनेंट है, बस बस संजरिया इस तरह का नाम है उनका, खातून का, वो अय्यो साहब को ये बयान करती हैं कि मैं और सिकंदर किश्वर और मेरी बेटियां मारिया और नादिया, फैमिली मेंबर, हम लोग घर में बैठे थे, दरवाज़ा नॉक हुआ, तो ये सिकंदर और किश्वर बाहर गए, तो ये मुल्ज़मान कासिम, मुनव्वर, ज़ैनुल आबिदीन मुसल्लह होकर आए थे, तो फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग सुनकर मैं भी फ़ौरन घर से बाहर निकली, घर के बाहर दरवाजे पर ये वकूआ हुआ, तो मारिया और नादिया भी आ गईं। तो ये तीन मुल्ज़मान फायरिंग कर रहे थे, तो तीनों की फायरिंग से ये दो लोग, सिकंदर और किश्वर की
डेथ हो गई है। बेटा ये थी कंप्लेंट FIR। इसमें FIR नंबर मुख्तलिफ दिए गए हैं। एक पहले FIR हो गई थी इन मकतूलीन की हद तक। अब दूसरा मौक़िफ़ कैसे आया? बेटा पहला मौक़िफ़ जब इजाज़ साहब गए वहाँ FIR की बाबत कार्रवाई शुरू की गई। औरत ने बोला, तफ्तीशी साहब ने खुद लिखा, उसके बाद थाने आ गए, FIR हो गई। फिर बेटा इन्वेस्टिगेशन की स्टेज शुरू हो गई। आप लोग पढ़ चुके हैं, पता है आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं। 154 से वो काम शुरू होता है, 176 तक जाता है, जिसमें स्टेप्स हैं। अब दरखास्त अंदराज पर्चा थाने आ गई, मुस्तगीसा FIR हो गई। उसके बाद तफ्तीशी ने तफ्तीश करनी है। FIR के बाद वो SHO साहब खुद करें या किसी IO साहब को दे दें। अब तफ्तीश में क्या होता है, मौका नक्शा, अब जो मट्टी है खून आलूद उसको कब्जे में लेना, नाशों को कब्जे में लेना, और जो असले से जैसे फायरिंग की गई है खाली गोलियों को कब्जे में लेना। फिर बेटा इनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना, पोस्टमार्टम कराना। ये एक सीरीज है, ट्रांजैक्शन है। 302 के मुकदमे में ऐसे होता है। अब बेटा देखो दूसरा मौक़िफ़ कैसे आया है। ये एक मौक़िफ़ की बात हो रही है। दूसरा मौक़िफ़ ऐसे आया जिसे कंट्रोवर्शन कहते हैं। कंट्रोवर्शन को मुखालिफ बयान ऐसे कहते हैं। बेटा ये पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉ में ना मिसाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। फ़र्ज़ किया कि आप लोगों के घर के साथ हमसाए बैठे हैं, एक फैमिली है, इनकी मुखालफत चल रही है साथ वाले हमसायों से, मिसाल दे रहा हूँ। दोनों किसी बात पर लड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं पहले, तो दोनों फैमिलीज इकट्ठी हो गई एक दूसरे को सोटे मारने के लिए, और असला भी अगर घर में पड़ा है तो एक दूसरे को मारा। तो एक फैमिली का कोई बंदा मर जाता है, दूसरी फैमिली का भी बंदा मर जाता है। अब दो कत्ल हो गए हैं। अब कानून ये है कि उन दोनों का मौक़िफ़ सफ़ाए मिसल पर आना चाहिए, अलहदा अलहदा। पहले पाकिस्तान में कानून ये था, 2011 से पहले एक FIR होती थी, फिर 2011 में ट्रेंड हुआ 2 FIRs होती थी कि जी दो मौक़िफ़ की अलहदा हो। फिर उसके बाद 17-18 में 2000 में फिर मौक़िफ़, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं जी, अगर वक़ुआ एक है तो इसकी FIR भी एक होनी चाहिए। वर्शन मुख्तलिफ है ना, लेकिन वक़ुआ तो सारा एक ही है। एक ही वक्त में दोनों के बंदे मरे हैं एक ही जगह पर। इसको बेटा कंट्रोवर्शन कहते हैं। एक वर्शन जो पहले आ जाए उसके आप ऐसे समझें कि FIR हो गई। इनकी भी अलग-अलग FIR हो गई थी, मैं उसका आपको बताता हूँ नाम वगैरह। अब ये देखें ना, पहली हो गई 521 FIR नंबर, ऑफेंसेस हैं 302, 34 लाख गया। अब जो दूसरी FIR है वो है 522, ये है जुर्म 324 पाकिस्तान पिनल कोड के ताबे। अब बेटा दूसरा जो मौक़िफ़ आया ना, वो मुल्ज़िम मुनव्वर अस्पताल में पहुंच गया 10 बजे दिन को, ये है सुबह का वक़ुआ। सॉरी बेटा, मुल्ज़िम मुनव्वर अस्पताल में था, वहां इसने बयान कलम बंद कराया। बेटा जो अस्पताल है ना, जो पंजाब में प्रैक्टिस है, शायद बाकी सूबों में भी होगी, हर थाने की हदूद में जो अस्पताल आता है वो DPO साहब ही सेटल करते हैं। वहाँ बाकायदा एक थानेदार 2-3 कांस्टेबल वगैरह बिठा देते हैं। जो ही कोई पुलिस केस आता है इंजरी की शक्ल में, एक्सीडेंट की शक्ल में, तो पुलिस ने अपना क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कार्रवाई करनी होती है। आप ऐसे समझें कि जब ये मुल्ज़िम मुनव्वर अस्पताल पहुंचा 10 बजे, मकामी पुलिस के अहलकार मौजूद थे, वो भी आ गए। डॉक्टर ने वजह पूछी कि भी आप अस्पताल आए हैं, ज़ख्मी हैं, तो इसने अपना वर्शन दे दिया। बेटा अब इसका, मुनव्वर का वर्शन क्या है? अब वो कहते हैं कि जी मैं अपने भाई कासिम शाह और दीगर अशखास के साथ जा रहा था कि गैशा खान और आबिद खान पिसरान किश्वर। बेटा ये सिकंदर की जो एलियस है ना, ये गैशा खान है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन आखिर में जजमेंट में दिया हुआ है, और तारीखों के हिसाब से भी शायद आपको थोड़ा सा आगे पीछे नजर आए। लेकिन बेटा आपने असल कहानी को जेस्ट समझना है, जो मैं जेस्ट बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब गैशा खान एलियास सिकंदर, अब मुनव्वर अपने मौक़िफ़ में, अब ये दूसरी FIR 522/34, इसमें ये कहता है कि जी मैं अपने भाई कासिम शाह और दीगर अशखास के साथ जा रहा था फलां से फलां जगह।
तो गैशा खान और आबिद खान पिसरान किश्वर खान आ गए, मुझ पर फायरिंग की, मैं जख्मी हो गया। अब इसका सिर्फ ये मौक़िफ़ है। अब इसने देखे ना सिकंदर के खिलाफ इसने एलिगेशन कर दी, सिकंदर जो मरहूम है पहले वर्षन में। अब 2 वर्षन आ गए, ये कुछ अरसा अंडर ट्रीटमेंट रहा, जब ठीक हुआ पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, पूरी तफ्तीश मुकम्मल हो गई। अब क्या हुआ बेटा, हुआ कुछ इस तरह कि पहला ट्रायल हुआ जिसमें मुल्ज़िम मुनव्वर को सजा हो गई। अब ये आया अपील में, सजाए मौत हुई थी। अब आप ऐसे समझें कि जो दूसरे थे ना ज़ैनुल आबिदीन और कासिम मुल्ज़िम, ये मफरूर थे पहले ट्रायल के वक्त। सिर्फ मुनव्वर का पहला ट्रायल हुआ। बेटा मुनव्वर को सजाए मौत हो गई, मुनव्वर ने अपील कर दी। अब अपील में केस हो गया रिमांड। बेटा 428 आप सीआरपीसी का देख लेना, रिमांड आप लोगों को समझ आ जाएगी। वापस भेज दिया कि जी दोबारा ट्रायल करें। अब बेटा उसकी ना वापस भेजने की रीजंस हैं। रीजंस क्या क्या हैं कि जी गवाहान के कलम बंद करें बयानात, जिन्होंने खासकर मुनव्वर का जो केस है ना अलहदा 324 वाला सेकंड वर्जन वाला, कि असल एमएलसी सामने नहीं लाया गया, डॉक्टर साहब के बयान नहीं हुए, तफ्तीशी साहब ने नक्शा नहीं लगाया, क्योंकि वो एक अलहदा केस है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स मुकम्मल होनी चाहिए। इसके साथ रिमांड हो गया पहला। अब ये सहंजय साहब के पास आ गया, उस जिले के सहंजय साहब ने ट्रायल किया, तो इसी दौरान मुल्जिम जैनुल आबिदीन भी पकड़ा गया। अब ये दोनों का ट्रायल बेटा शुरू हो गया। अब इसमें दूसरे ट्रायल में जैनुल आबिदीन को बरी कर दिया गया और मुनव्वर को फिर सजा हो गई, एक दफा दी गई सजाए मौत। अब केस फिर उन पर मुनव्वर ने अपील कर दी। बेटा उसके बाद केस ये दूसरी दफा रिमांड हो गया, उन रीजंस के साथ कि जो पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट का पहला हुक्म था कि मुनव्वर का जो केस है ये सारा मौक़िफ़ उसका अच्छे तरीके से आया जाए, 342 का भी इसे मुकम्मल मौका दिया जाए। अब दूसरी दफा रिमांड हुआ केस, तो उसमें भी उसको मुल्ज़िम मुनव्वर को सजाए मौत हो गई, तो उसने फिर अपील कर दी। अब आप ऐसे समझें तीसरी दफा अपील है, 2 दफा केस रिमांड हो गया। अब बेटा ये तीसरी अपील है। अपील पर फैसला हुआ कि मुनव्वर की बेटा सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई, जैनुल आबिदीन इंटैक्ट रहा, एक्विटल, और जो मुल्ज़िम है कासिम वो अभी तक एब्सकॉन्ड कर रहा है। अब ये थी कहानी सारी। मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, काफ़ी लोगों ने सेल्फ डिफेंस की तरफ लेके गए थे इस केस को। बेटा अब हम इसके ज़रा थोड़े से हेड नोट पढ़ लेते हैं। यह 2016 पीसीआर एलजे 1588 बेटा पेज है, पिशावर का है, हमारी डीबी है निसार हुसैन खान साहब और मुसर्रत हिलाली साहब हैं हमारे ऑनरेबल जज साहबान हाई कोर्ट के। मुनव्वर बच्चा एपिलांट है वर्सेस बस राजा बीबी, ये जो बेवा है इनमें से एक की, सिकंदर और किश्वर है ना, जिनका एलियास भी मैंने आपको बताया था गैशा, सिकंदर की। और जो आबिद था ना इस पर मुल्जिम, ये कत्ल हो गया था किसी कबीले में, वो ट्राइब में कत्ल हो गया था आबिद, जिस पर इसने इल्जाम लगाया था मुनव्वर ने। बेटा अब थोड़े से ना हेड नोट से माइंड जरा फ्रेश हो जाएगा, आप लोग देखते आएंगे। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज्ड कम विद एक्सेप्शंस। अब देखे ना मुनव्वर ये कह रहा है बार बार कि जी मुझे फायर मारा गया, तो इससे सवाल हुए कि वो कैसे मरे। मुनव्वर कहता है कि जी वो अपने लोगों की फायरिंग से मरे थे।
उन्होंने फायरिंग की मुझ पर, तो मैं जख्मी हो गया। तो वो अपने लोगों की फायरिंग पर मरे थे। बेटा जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस शुरू से हम पढ़ रहे हैं ना, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, कानून शहादत ने किस हिसाब से चलना है, 121 की स्पिरिट क्या है, रेड विद जर्नल एक्सेप्शंस बेटा क्यों है, ये है हमारे क्यों। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको किस तरह कनेक्ट किया। अब देखें ना, क्रॉस वर्शन एफआईआर एंड प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस स्कोप, वन ऑफ द डिसीज्ड हैड रिसीव्ड 4 फायर आर्म इंजरीज। अब ये तकरीबन 11 इंजरीज हैं इन दोनों मरहूमीन को, पहले वर्शन वाले, out which one was of his neck below the right ear, causing exit on the left side above left ear, regarding which the accused contended that said injury was from down to upward। बेटा ये उसकी ना मेडिकल की बाबत ये सारी बातें आ रही हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेसेस वर corroborated by the site। अब ये देखे ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुकम्मल रिलाय किया, क्योंकि नेचुरल विटनेस एक घर के हैं, दो उसकी साहबजादियां हैं, मारिया और नादिया, बेवा भी है, मौके के गवाह हैं, नेचुरल विटनेसेस हैं, उनकी एविडेंस में डेंट कोई नहीं पैदा हुआ। इससे भी सवाल किया गया कि जी जो मुनव्वर को जख्म लगा है वो कैसे लगा। फिर इसमें मुस्तगीसा ने कहा कि जी उसके अपने बंदों से जख्म इसे लगा है। अब फिर देखे ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रीजन हर चीज देखनी होती है। अब जो इनका बाप है सिकंदर और किश्वर है ना, अब एक उसमें बूढ़ा है 50-60 साल से या ज्यादा जरा उम्र है, एम्प्टी हैंड है, क्या वो फेयर कर सकता है? अमूमी तौर पर कहा जा सकता है कि फेयर नहीं कर सकता। बेटा ये आ गई एविडेंस की, मेडिकल, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिस्कस हर चीज की। अब देखो ना, अकुलर अकाउंट फर्निश्ड बाय द 2 आई विटनेसेस rang true as they had been attracted to the spot which fell in front of their house on hearing the fire shots। बेटा अब ये सारी चीजें देखें, प्रोसिक्यूशन हैड प्रोड्यूस फॉर्मली कनेक्टेड चेन ऑफ एविडेंस। अब देखो ना, कनेक्टेड चेन ऑफ एविडेंस क्या है, रेस्ट जैसे आप लोग बेटा देखते हैं, सुनते, ये पढ़ाया है कई दफा। कनेक्टेड चेन क्या है ऑफ एविडेंस, एविडेंस क्या वकूए की, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। अब वो खातून बता रही है ना, हम घर में थे और हमारी साहब का दुश्मनी चली आ रही है, इस वजह से इसने मेरे बेटे को और मेरे घर वाले को कत्ल कर दिया है। अब देखें शुरू से वो औरत बता रही है हर चीज, अकुलर अकाउंट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। Complainant when confronted with the injury of the accused deposed that said injury was the result of firing of his own companion। औरत ने भी उस पर डाल दिया और मुनव्वर मुलजिम ने भी मुखालिफ पार्टी पर डाल दिया सेकंड वर्शन। अक्यूज पर्सन फाल्सली लॉन्च द क्रॉस एफआईआर, ये कहती थी। अब साइड प्लान बेटा हर चीज आ गई, इंजरी कोड भी कनेक्टेड विद द डिसीज। अब देखो ना, मोटिव, मोटिव तो मरने वाले को पता है या जिसने मारा है उसको पता है और किसी को नहीं पता। फिर ये गैदर्ड होता है फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब देखें, अक्यूज्ड हैज सप्रेस्ड हिज ओन रोल एंड कंसील्ड द फैक्टम ऑफ डेथ ऑफ बोथ डिसीज पर्संस बोथ इन द क्रॉस एफआईआर एंड इन हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342। अब देखें ना, मुलजिम ने कहा है कि जी वो से अपने लोगों के फैर से मरे हैं। अब ये स्पेशल एक्सेप्शन में बेटा आ गया 121 में, तो इसको जख्म फिर कैसे लगे अगर वो अपने से मरे हैं, ये भी जख्मी हुआ है। अब ये बड़ा ही बहुत ही कोई मासूम सीधा इंसान है, कहते हैं जी वो अपने फैर से उनके दो बंदे मरे हैं और मुझे जो फैर लगा है वो उन्होंने मारा है। अब बल्डन इसी पर था। अब इसका ये केस नहीं है सेल्फ डिफेंस का। अब देखें ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कितनी खूबसूरती से हर चीज को डिफाइन किया है कि देखें जजमेंट हर चीज को, हर एस्पेक्ट को कवर करे कानून के, कोई चीज अनअटेंडेड ना रह जाए। उन हालात में फिर कहते हैं कि फर्ज किया, मिसाल देते हैं, अगर ये अपने आप को सेल्फ डिफेंस में लेके आता, हालांकि इसका ये केस नहीं है, इसको कुछ तो सच बोलना चाहिए ना, हकीकत तो सामने लाए। फिर के जी अगर इसे इतना ये शदीद जख्मी हुआ है तो इसने अपने डिफेंस में उनको मारा है, 9900 क्या कहते हैं, एहतियात इस पर क्या कहती है। बेटा ये है सारी रीजंस आल इन आल हर हिसाब से। सिंगल वर्ल्ड इन इज क्रॉस वही है, कुछ भी नहीं कहा, ना ये कहता है कि एग्रेसर थे,
अग्रेसर क्या होता है? अब ये मसलन का ये केस हो सकता था जी, अग्रेसर वो थे, उन्होंने हम पर हमला किया है। अगर फर्ज क्या ये भी मान जाए कि जी मैंने अब मारा है फैर, उन्होंने भी मुझे किया है, मिसाल दे रहा हूं, उन्होंने मुझे मारा तो मुझे कोई होश नहीं रहा, फिर मैं मारे फैर दोनों को फड़का दिया मौके पर, अग्रेसर थे, खुद वो चल के आए थे। बेटा ये इसका केस होता तो साबित करता ना। जब कानून ने कह दिया है कि आप ये प्ली अगर सेल्फ डिफेंस लेते हैं आपने साबित करना है, अगर ये सच्चा है कई दफा बरी हुए हैं मुल्जमान इसी ग्राउंड्स पर। सडन प्रोवोकेशन का जो अक्सर हम कहते हैं जो गैरत वाले का होता है, बद वो बेहुदा या गलाजत के इल्जाम लगाई जाते हैं फैमिलीज में अक्सर, के हस्बैंड कहता है कि जी मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में जी बीवी का ये वो जैसे बला बला होती है, भाई कहता है जी वो मेरी हमशीरा थी, मोटे इस तरह का लेके कहानियां सारे ले आते हैं। अब ये उन हालात और वाकयात को सारा डिस्कस करता, बताता हकीकत क्या है। स्टैंडर्ड द रिकॉर्ड ऑफ द क्रॉस केस इन एविडेंस ऑन डायरेक्शन, अब हाई कोर्ट ने सारी डायरेक्शन वगैरह दी थी जो आप लोगों को बेटा बताया है। अब कोर्ट टू अप्रेज द एविडेंस एंड डिटरमिन द मोड एंड मैनर ऑफ अकरेंस विद ऑल कोरिस्पोंडिंग पॉसिबिलिटीज अपेयरिंग ऑन द रिकॉर्ड। अब देखें ना, स्पेशल एक्सेप्शन टेक बाय द अक्यूज्ड हैड टू बी प्लीडेड एंड प्रूव्ड बाय द अक्यूज्ड इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 121। बेटा ये था, फिर उसका काम था 342 में अपना मौकफ सच कुछ तो लेके आता ना, कि मैं किसी रियायत का मुस्तहक हूं या नहीं हूं। अब आप यही देख लें इसका, अब मेन देखें ना कि इसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में कैसे लेके आए। ऑल सेड फैक्ट्स फार्म्ड एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस, बेटा अंग्रेजी का लफ्ज है एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस, EXTENUATING, मिटिगेटिंग। बेटा वो ये होते हैं कि अदालत की सवाबदीद है, जो आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे कि 302 की नॉर्मल पेनल्टी सजाए मौत है। अगर आप नॉर्मल के अलावा कोई और देंगे तो वो रीजंस होनी चाहिए। ये दोस्त बताते हैं कि प्रोसिक्यूटर के इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है और सिविल जज के इम्तिहान वगैरह में भी, क्योंकि बहुत अहम सवाल है क्रिमिनल लॉ का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस केस की रोशनी में। अब क्या थे, accused had also raised plea of cross version during examination of the prosecution witnesses. One of the accused persons was already absconding, एक था, दूसरा बरी हो गया, उसके खिलाफ अपील ही नहीं की गई। फिर क्यों, मुनव्वर के वकील ने कहा जी कि एक तो बरी हो गया, एक एब्सकॉन्ड है, तो जो बरी हुआ है ठीक हुआ है, ये खामियां हैं पहले वर्षन में, तो इसको भी बरी किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बरियात पता नहीं उनके क्या हालात हैं, शायद वो फाइनेंशियली पोजीशन में अच्छे ना हो, तो उन्होंने नहीं की, तो इसका नुकसान कोई नहीं है मुस्तगीज को, तो बरियत वाले मुल्जमान के खिलाफ जानेगा। ऑल सेड फैक्ट्स फार्म्ड, अब एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड, कौन कौन से बेटा, क्रॉस वर्शन है, एग्जाम्पल, वन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन वाज, देखें एक एब्सकॉन्ड है, दूसरा बरी हो गया, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं गई। अब और देखें इसमें, फिर ये भी इसमें कहा गया है कि अब देखें कैसे पता लगेगा कि किसके फैर से कौन सा बंदा मरा है। वैसे एक मैं बेटा मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज किया शायद मुनव्वर ने जो 2-3 फैर मारे हैं वो शायद टांग पर लगे हों या वो मिस हो गए हों, मिसाल देते हैं। अगर हकीकत ऐसी होती तो शायद ये सजाए मौत का या उम्र कैद का भी शायद ये ना होता मुलजम। अब ये भी शक आ गया कि किसके फैर से मरे हैं, कोई पता नहीं है। बेटा अब ये हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, इन्हें कहते हैं। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। नीचे क्या आप देखें ना, 2 दफा रिमांड हुआ, तीसरी दफा आया। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जस्टिफिकेशन थी वैलिड कि रिमांड किया जा सकता था, फिर उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उसको वो, हम कहते हैं ना कि एक चीज को बेटा बार बार भेजना, वो जहन में इस वक्त नहीं आ रहा कि शाक, क्या होता है जहन में नहीं आ रहा अभी, कि एक चीज को एक जगह भेजा जाए, दोबारा भेजा जाए, दोबारा भेजा जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, अब हम देखते हैं कि कुछ अगर चीजें रह गई हैं, रिमांड करना बनता है लेकिन नहीं करते, अब भी हम फैसला करेंगे। बेटा ये हुआ था फैसला, इसका आप जवाब प्रपोजिशन का, बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया, क्रॉस वर्शन का केस है ये, बेहतरीन जवाब था, सेल्फ डिफेंस उसको लेना चाहिए था। फिर मैंने बेटा ये देखो सारी कहानी इस वजह से प्रपोजिशन में नहीं की, बेसिक आप लोगों को किसी साइड पे लेके आना था। इतनी लंबी कहानी लिख देता तो शायद आप लोग डर जाते इतनी लंबी लाइनें देखकर।
इस वजह से ट्रेल किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेटा बताया जाए कि ये है क्या। अब आप लोग खुद इसे बेटा एग्जामिन करें, इस जजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें। बहुत सी आंखों के पर्दे आप लोगों के खुलेंगे, बड़े इंकशाफात होंगे पाकिस्तानी क्रिमिनल लॉ सिस्टम के। हर लिहाज से बेहतरीन जजमेंट है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हर पहलू को खूबसूरती से कवर किया गया है। अच्छा बेटा, ये था प्रपोजिशन का। फिर आप लोगों ने माशाल्लाह लैंड रेवेन्यू का जानबूझ के सवाल पूछा था, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते हैं। और ये हमारे प्रोसिक्यूटर भाई ये ना समझें कि जी सिर्फ प्रोसिक्यूटर का पूछेंगे, बेटा सिविल लॉ का भी पूछ लेते हैं, बहुत बारीकियों से भी। क्या पता कौन सा सवाल आ जाए वहां तो नहीं कह सकते कि सर पता नहीं है, या सर ये तो सिलेबस में ही नहीं था शामिल इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू अनफेटर्ड होता है, खुला कोई कुछ पूछ लो। कॉन्फिडेंस इल्म हर चीज चेक करनी होती है। इस पर बेटा फिर प्रिंसिपल्स वगैरह बयान किए गए हैं। तो अब हम आ जाते हैं जी कल से आगे जरा दर्स की तरफ। वक्त इसी में बेटा काफी लग गया। अब हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, कौन से आर्टिकल्स थे, कौन से सेक्शन थे। आर्टिकल्स तो कानून शहादत के हैं, पीपीसी के सेक्शंस हैं, उनकी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं। आप लोगों ने ना काफ़ी बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया, कल के लेक्चर को ना बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह आप लोगों ने समझा था। बेटा ये 79 देखा था जस्टिफाइड, फिर आप लोगों को फ़र्क बता दिया था जस्टिफाइड बाई लॉ इन डूइंग इट। इसको आप देख लें, मिसालें भी बताई थी। जय साहब का बताया डेफामेशन का फ़र्ज किया, जय साहब को अख्तियार नहीं है, डेफामेशन ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है। पॉइंट आउट किसी ने भी नहीं किया, ना मुल्जिम ना मुस्तकील, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकी चीज़ें हैं ना। डेफामेशन हो गया, वो बिजली या गैस वाला नई अमेंडमेंट आई है। या कोई और ऑफेंस को 370 AB को देख लें, ये ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 साहब ने ट्रायल कर दिया उसका, इवन देन सजा भी कर दी, लेकिन गुड फेथ है। उन पर इसका इल्ज़ाम नहीं दिया जा सका इन्होंने कोई जुर्म किया है, गुड फेथ है बेटा इसका। कि जय साहब बच गए ट्रायल करके, कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को आप देख लें इसी लिहाज से। एक्ट बाई अब जस्टिफाइड आर बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ। देखे ना, जय साहब ये समझना कि जस्टिफाइड भाई ये हमारा ट्रायल है, मैंने ही ट्रायल करना है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब ये देखे ना आगे, अगर जैसे एक हायरार्की होती है, जय साहब ने मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है, नहीं पेश हो रहे, जब ट्रायल चल रहा है डेफामेशन का, तो वारंट चले गए, आगे वो बंदा किसी और को पकड़ आते हैं। अब देखे ना, इन परसुएंट ऑफ दैट ऑर्डर जजमेंट, अब उसने तो वही करना है ना, गिरफ्तारी एसएचओ साहब ने या बैलिफ ने, अगर कोई सिविल वगैरह आ जाता है, वैसे बेटा मिसाल दे रहा हूँ। इस लिहाज से ये बचत है दोनों की, जय साहब की भी और जो उसके आगे काम करते रहते हैं उनके ये एहलकारान वगैरह, उनकी बेटा बात हो रही है। एटी आप लोगों को बता दिया था, हर लिहाज से बेहतरीन। अब 81 को बेटा जरा सुन लें, एक्ट लाइकली टू काज हार्म। अब एक ऐसा एक्ट है नुकसान कर सकता है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, नियत नहीं है लेकिन इस फेल से कोई हार्म हो सकता है। एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। अब देखो बेटा असल चीज, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm। बेटा ये अक्सर होते हैं, अल्लाह पाक रहम करे, एक्सीडेंट में पाकिस्तान में हमारे अक्सर होते, पूरी दुनिया में होते हैं। अब देखें, मैं बेटा आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ, एक बड़ी बस है पैसेंजर, जिसे हम एसी बस कहते हैं अमूमी तौर पर, डेवो की समझ लें जी, न्याजी स्टाफ की समझ लें, जो भी जो हमारे यहाँ पंजाब में अक्सर चलती हैं सर्विस वगैरह, फैसल मूवर वगैरह होगी। बेटा अब इसका सवारियाँ बैठी हैं 70-80, गाड़ी जा रही है अच्छी स्पीड में, 100 है। अब ना फौरन कोई दूसरी बस आ गई है इसके सामने। अब ये फैसल मूवर या न्याजी या जो भी है डेवो वाला, ये समझता है कि बिल्कुल बस सामने आ गई है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा अगर मैंने बस को दूसरी साइड पे नहीं किया तो। दोनों बसें अच्छी स्पीड में हैं। अब जो एक बस का ड्राइवर, फर्ज किया आप न्याजी की बात समझ लें,
अब नियाज़ी की बस वाला दूसरी बस को बचाने की खातिर साइड पे गाड़ी को टर्न करता है। अब वहाँ 2 लोग हैं, इसे नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन इसका ज़हन ये है कि एक तो बस से हम बच जाएँगे और दूसरा ये जो 2 लोग जा रहे हैं ना, इनसे भी मैं गाड़ी को बचा लूँगा। अब बस से टकराना बड़ा नुकसान है, 2 लोगों वाला छोटा नुकसान है। फिर इसकी नीयत ये हो कि 2 को भी मैं बचा लूँगा, इस हिसाब से शायद ये भी बच जाएँ। लेकिन ऐसा होता है कि 2 वो लोग बेचारे फौत हो जाते हैं। बेटा इस मिसाल की रोशनी में आप समझें, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। बेटा प्रॉपर्टी का भी है ना, पर्सन और प्रॉपर्टी है। एक्सप्लेनेशन में इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये देखे ना बेटा, जो एक्सेप्शन वगैरह का लेते हैं ना, ये चीजें ट्रायल पर साबित होती हैं, बज़ाहिर पहले पता नहीं लगता। ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना, आप इसको ऐसे समझें, जहां क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाता है वहां एविडेंस आ जाती है। इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। ये है बेटा, बहुत सादा है, समझ आ गई होगी आप लोगों को यकीनन। मिसालें हैं, कैप्टन ऑफ अ स्टीम वेसल, कोई के स्टीम वेसल है जो बहरी जहाज होते हैं, जा रहा है। अब कोई इसकी गलती खामी नहीं है, जैसे फैसल मुइज की नियाजी की मैंने बेटा आप लोगों को मिसाल दी है। finds himself in a position that before he can stop his vessel he must inevitably run down a boat b। अब देखे ना, वो साथ वाली कश्ती की तरफ मोड़ लेता है, अपने ऊपर अपने सामने पहले बहुत बड़ा खतरा देख लेता है। इस तरह की बेटा मिसालें जो मैंने आपको दी हैं ना, लेकिन ये बेरेक्ट वाली भी अच्छे तरीके से देखा करें। जो मैं मिसालें देता हूँ वो जरा थोड़ी सी शायद कॉम्प्लिकेटेड होती हैं या सादा अल्फाज में आप लोगों को समझ आ जाती हैं। ये जो बेरेक्ट वाली हैं ये आसानी से समझ आ जाती हैं। इनको बेटा आप देख लें, दोनों में कवर हो रहा है। घर की आग वाली भी है कि अगर काफी घरों को आग लग गई है तो उनको कैसे बचाया जाए, नुकसान से घर को किस तरह बचाया जा सकता है। चलो जी, एक घर की तरफ कर दें, बाकी बच जाए। इस तरह की बेटा ये मिसालें हैं आप लोगों की। अब ये देख लें आप 82 81 कौन सा है ये, एक्ट लाइकली, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। 81 82 की तरफ आ जाएं। एक्ट ऑफ चाइल्ड ऑफ अ 7 years ऑफ एज, बेटा जिस बच्चे की उम्र ना 7 साल से कम हो। अब अगर वो कोई ऑफेंस करता है, नो ऑफेंस इन द आई ऑफ लॉ, कानून ने 100% प्रोटेक्शन दे दिया है, वेरी सिंपल। तो मिसाल क्या दें, 6 साल का बच्चा है, उसने कोई लाठी मार दिया किसी के सर पर, कोई जुर्म नहीं है, या कोई और ऑफेंस कर देता है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, बेटा बच्चे की उम्र तो है 7 साल से ज्यादा, लेकिन 12 साल से कम है। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, इतनी ज्यादा उसमें सेंस और अक्ल नहीं है। प्रूडेंट माइंड आप नहीं कह सकते उसको, अक्ल सलीम नहीं है उसमें। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 and under 12 who has no attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। के 7 साल से ज्यादा, 12 साल से कम, 12 साल का बच्चा जिसको हालात व वाकयात सही समझ नहीं आ सकते, उसका एक्ट भी कोई जुर्म नहीं है। मिसाल दे रहे हैं बेटा, वैसे ही 12-13 साल का बच्चा है, 11 साल का। अब वो पकड़ा जाता है 9C में मंशियात। उस बच्चे साहब ने आधा किलो 400 हीरोइन पकड़ी हुई है, नेफे में डाली हुई है शलवार के, और साहब बादर जा रहे हैं सप्लाई करने, क्या होगा? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को आप देख लें, तफ्तीश पे के सारा नतीजा निकलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हकीकत क्या है। या इस तरह का बच्चा कोई और जुर्म करता है जो इतने सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है, उसका बेटा कहा जाएगा कि ये कोई जुर्म नहीं है। अब 83 हमने देखा बेटा, 84 को देख लें। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु, कौन सा,
at the time of doing it by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. कैसे बेटा? अब एक अनसाउंड पागल आदमी आप जिसे कह सकते हैं, जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो किसी को ईंट मार देता है, सोटी मार देता है। कानून ने ये कहा है कि उसकी जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है ना, उसी के ताबे उसका ये कोई जुर्म नहीं, इनकैपेबल है ना, उस बेचारे का जहन इतना, पूरे मोहल्ले को अमूमी तौर पर पता होता है, पागल होते हैं उसे सारे बच के चलते हैं, पूरे मोहल्ले को पता है इसे छेड़ना, भाई इसे छेड़छाड़ी नहीं करनी, को नुकसान कर देता है, फिर पूरा मोहल्ला उसे डरता भी है। कोई मसलन आप लोग हैं, आप लोगों के मोहल्ले में कोई बच्चा पागल रहता है, कोशिश होती है कि इसे बच के चलें, वो कोई हरकत कर दे, उसके वर्षा भी इस पर मोहतात रहते हैं, एक अंडरस्टूड सी चीज होती है बेटा ये। 85 एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन caused against his will। अब कैसे? वेरी सिंपल, कोई अगर मसलन किसी को दावा दोस्त वगैरह दे देते हैं, वो अब इस इतने बदनीयत होते हैं, गलीज जहनीत के, उसमें शराब मिला लें पानी में, या खाने में कोई नशावर ऐसी चीज मिला दें कि इंसान को नशा हो जाए इस तरह का कि वो पागलों वाली हरकतें शुरू कर दे, या कोई जुर्म का इर्तकाब शुरू कर दे, जानबूझ के साजिश की गई हो, उस मासूम इंसान को पता ना हो कि उसके साथ हो क्या रहा है। बेटा इसको जहन से रखना है, शरारती शैतानी खेल खेला जाए किसी इंसान के साथ नशे की हालत में उसे ला कर, कहते नहीं है बुजुर्गों का, वैसे बई दावे बेटा ये बात याद आ गई है, शराब, जना और कत्ल बुनियाद कहाँ से शुरू हुई? हरामजदगी से, शराब से। जना भी हो गया, फिर कत्ल भी हो गया। बेटा रोजाना कहता हूँ अपने जहन को पाकीज़ा रखें, नफ्स को पाकीज़ा रखें। अक्सर वाकयात होते हैं, कुछ अर्सा पहले अखबार में देखा है, कोई हफ्ता 2 हफ्ता पहले गलाजत का मुजाहरा किया गया, एक लड़का 18-19 साल का आया, देहात की कोई फैमिली थी, वहाँ माँ और बेटी घास काट रहे हैं, आके वो लड़की को कहता है कि उसकी माँ को कि इसे मेरे साथ भेज दो, शादी पे दोनों फैमिलीज नहीं मान रही। तो लड़का कह वो माँ कहते हैं कि बेटा सब्र करो, ऐसा नहीं है, पिस्टल निकाल लिया, कहते आज फिर नतीजे देखो, पहले लड़की को कत्ल कर दिया, फिर अपने ऊपर फायर करके दोनों नाशें पड़ी हैं। ये पंजाब का वाकया है बेटा, ऐसे हफ्ता एक पहले, 15 दिन पहले। अब वो तरबियत पे है ना, जब नफ्स पाकीज़ा होगा अल्लाह की रहमत होगी बेटा, सोच ख्याल इससे अमल बनता है, अमल से किरदार बनता है। इस तरह की महफिल ना हो, और अल्लाह का दीन सबसे बेहतरीन काम है, दर्द अपने अंदर पैदा कर लो, गलाजा से इंसान बच जाता है, अल्लाह के दीन का दर्द पैदा कर लो, सोसाइटी का दर्द पैदा कर लो बेटा, फिर उसके इंसान के कंधे पर अल्लाह का हाथ होता है। अगर वो भटकने भी लगे तो वो कंधा उसे सपोर्ट करता है कि नहीं आप गलत जा रहे हो। जो अल्लाह का हाथ होता है ना कंधे पर, पाकीज़ा जो मुताहिर होते हैं, उनका ये किरदार होता है पाकीज़ा, अल्लाह की उन पर हमेशा रहमत होती है, अल्लाह के रहमत की चादर उन्हें बेटा लपेटे रखती है, वो गलाजा से अमूमी तौर पर बच जाते हैं। अब वो चादर की बेहतरीन निशानी क्या है? 5 वक्त की नमाज है, रिज़्क हलाल है, ज़ुबान पर कंट्रोल है, जो खबासात हमारे माशरे की अब इंटरनेट चल पड़ा है वो है, उससे आप लोग बच जाएं। फेसबुक सिवाय अपने आप को धोखा देने के अलावा नहीं है। नहीं, फ्रेंड बनाएं बेटा जो आपके इंतहाई करीबी हैं, जिससे अच्छी कम्युनिकेशन होती है, पता लग सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को फ्रेंड बनाने के सिलसिले में ना किया करें ये। वैसे बेटा भाई तभी बात याद आ गई। अच्छा, इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन इंटॉक्सिकेशन की बेटा मिसाल ज्यादा ही आप लोगों को दे दी है। अब ये साबित करना पड़ेगा ना उसकी मर्जी के खिलाफ। 86 क्या है बेटा? ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। अब देखें, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज, जुर्म जिसका इर्तकाब हुआ खास नियत या नॉलेज है, कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। अब देखें, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज एन ऑफेंस unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge।
as he would have had if he had not been intoxicated। बेटा अगर कोई अपनी मर्जी से खुशी से ये उम्मुल खबैस शराब पी लेता है, कोई आगे जुर्म करता है कत्ल भी, कल को ये नहीं कह सकता मुझे तो नशा था। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हर चीज साबित करे। बेटा हालात खुद बोलते हैं, सर्कमस्टांसेस एविडेंस खुद बोलती है, ये है इसका मफहूम। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। यही है ना, अगर उस पर कोई शैतानगी की गई है, उसके खिलाफ नशा पिला दिया गया, उसे पता नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, बेटा फिर वही बात, अपनी महफिल को ना पाकीज़ा रखें। दोस्त जो अक्सर मैं आप लोगों से ना बेटा बात होती रहती है, मैंने कहा ये ग्रुप डिस्कशन में जो मेरा तजर्बा है, इरेलीवेंट बातें होती हैं। पहले आप तय कर लें कि जी रेलीवेंट बात पर चलना है और उसके अलावा नहीं है, कशी कर लें उनसे, और दोनों आगाह होंगे ना कि मकसद हमारा ग्रुप डिस्कशन का क्या है। इससे भी मैं एक स्टेप कह रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं या आप लोगों के दोस्त हैं, बेटा पाकीज़गी और तहारत पर अल्लाह की खुशनुदी के लिए दोस्ती रखें, फिर उनकी हेल्प करें, सवाब है। लेकिन उनसे बेटा बच जाएं। जो आज का हालात हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, बतौर तालिब इल्म कानून मैंने ये देखा है अदालतों में, यही जब अल्लाह की शरिया से बुनियादी चीज़ों से हटते हैं तो ये अक्सर ये मसाइल आ जाते हैं। बेटा ये 87 का एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई कंसेंट। बेटा इसका ये देख लो, सपोर्ट जो होती है ना, मार्शल आर्ट्स है, बच्चों की उम्र 18-19 साल होती है, अब नॉट इंटेंडेड टू काज डेथ है, या अब उसमें मकसद जो बच्चा, एक लड़का खिलाड़ी है कराटों का, कराटे मार्शल आर्ट्स बेटा, अब दो की ना आपस में मुकाबला हो रहा है क्लब में, अब एक बच्चे की नीयत नहीं है ना उसको कत्ल करने की, ना उसे शदीद नुकसान की, एंड विच इज नॉट नोन बाय द डोअर टू बी लाइकली टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस। बेटा ये जुर्म नहीं है, दो खेल रहे हैं, जहन में भी ऐसा नहीं है, इज नॉट नोन बाई डोअर टू बी लाइकली टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब देखो ना बेटा इसके अल्फाज देखें, एक्ट कहीं नहीं आगे आया कि उसका एक्ट ऐसा है, एक्ट मिसिंग आ रही है। इसको मेरे बच्चों आप लोगों ने देखना है, ऑपरेशन करें ना, कौन सी चीज आ रही है कौन सी चीज नहीं आ रही। अब देखें ना, विच इज नॉट नोन बाई द डोअर, अब देखो एक्ट नॉट इंटेंडेड, अब वो एक्ट तो कर रहा है लेकिन नॉट इंटेंडेड है, ना नॉलेज है ना इंटेंट है, एक्ट है। अक्सर कई दफा होते हैं, रोजाना मुकाबले होते हैं कराटों के। अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, मिसाल समझ 19 या 20 साल के दो नौजवान हैं, मार्शल आर्ट्स का मुकाबला हो रहा है। हु हैज गिवन गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, है तो सही, वालदेन को भी पता है हमारा बच्चा आज मार्शल आर्ट्स खेलने जा रहा है, अब पता है यार किसी को, टू सफर दैट harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented। बेटा देखो ना, पता नहीं होता, अल्लाह रहम करे। केक किसे हम कहते हैं, जो टांग ऊपर मारते हैं इसे केक कहते हैं। अब केक लग गई हेड पर, बहुत खतरनाक तरीके से, माशाल्लाह एक के अल्लाह ने उसे बहुत ताकत दी थी, अब मौत का सबब बनने क्या कहा जा सकता है। या क्रिकेट के जो होते हैं अक्सर, ऑस्ट्रेलिया का भी एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर फौत हो गया था बेचारा ड्यूरिंग द बैटिंग, ऐसा बेटा हो जाता है। 87 इस चीज को डील करता है। तो आज हमारा इतना ही है 87 तक। बेटा आप लोगों का अल्लाह पाक हामी और नासिर हो, इंशाल्लाह ताला एक दो दिन तक तबीयत ज़रा बेहतर मजीद हो जाएगी। तो जो जोश और जज्बा चाहिए होता है वो अभी नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ या समझाने के लिए ज़रा कोशिश करता हूँ, फिर खांसी शुरू हो जाती है। इस तरीके से जो बता रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन है बेटा, उसका भी एक तरीका कार होता है कि चीज़ समझ कैसे आती है, हालात व वाक़यात बड़े उस हिसाब से चलाने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर ज़रा स्पीड करेंगे, अल्लाह करम करेगा, सब चीज़ें इसी तरीके से करते रहें। बेटा अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।